मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आखिरकार 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन ही गए। साथ में बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। कुल 26 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 14 बीजेपी से, 8 जेडीयू से, 2 एलजेपी रामविलास से और एक मांझी और कुशवाहा की पार्टी से हैं। मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल है। जेडीयू ने जमा खान को फिर से मंत्री बनाया है। पहले मैं आपको सभी मंत्रियों के नाम सिलसिलेवार बता देती हूँ। बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, अरुण शंकर, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद, नारायण साह, लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह और प्रमोद कुमार। जेडीयू के कोटे से कौन है ये भी देख लीजिए। विजय कुमार, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन साहनी, सुनील कुमार और जमा खान। चिराग पासवान के कोटे में 2 मंत्री पद आए हैं, संजय कुमार और संजय कुमार सिंह। मांझी की हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। यह शपथ ग्रहण कोई साधारण समारोह नहीं था। इस भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी पहुंचे, जैसे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र से आए एकनाथ शिंदे। ये एनडीए की ताकत का प्रदर्शन था। पटना के गांधी मैदान में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं। करीब 20 साल से वो इस पद पर हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। इस बार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का वादा किया था। इन योजनाओं में सबसे चर्चित रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किश्त दी गई। इस योजना का असर चुनाव में साफ दिखा। महिला मतदाताओं का टर्नआउट 71.78% था, जबकि पुरुषों का सिर्फ 62.98%। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 2,10,000 रुपए किश्तों में दिए जाने का वादा किया गया है। पहले ही चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख आवेदन आए थे इसके लिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ इन योजनाओं पर 2025-26 में 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो सकता है। ये बिहार की जीएसडीपी का करीब 4% है। मतलब बिहार की कुल आमदनी का 4% सिर्फ इन नई योजनाओं पर खर्च होगा। अब समझते हैं बिहार की आर्थिक स्थिति को। 2024-25 के बजट के मुताबिक बिहार सरकार की कुल आमदनी करीब 2,27,238 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें उधारी शामिल नहीं है। इसमें से बिहार खुद सिर्फ 27% यानी 61,626 करोड़ रुपए कमाता है। बाकी का 73% 1,65,173 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आते हैं। केंद्र से आने वाले पैसे में 2 हिस्से होते हैं, एक तो जीएसटी में बिहार का हिस्सा और दूसरा केंद्र से मिलने वाली ग्रांट। 2024-25 में बिहार का कुल खर्च 2,56,333 करोड़ रुपए अनुमानित है। साथ ही 22,393 करोड़ रुपए का पुराना कर्ज भी चुकाना है। मतलब बिहार की आमदनी 2,27,000 करोड़ है और खर्च 2,56,000 करोड़ यानी 29,000 करोड़ का घाटा। अब बात करते हैं बिहार के कर्ज की। 31 मार्च 2024 तक बिहार की कुल बकाया देनदारियां 3,32,740 करोड़ रुपए थी।
इसमें आंतरिक कर्ज यानी भारत के अंदर से लिया गया उधार था 2,36,205 करोड़ रुपए। विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि बिहार का कुल कर्ज बिहार की जीएसडीपी के करीब 37 से 39% के बीच है। अगर सरल शब्दों में कहें तो बिहार जितना एक साल में कमाता है उसके 37 से 39% के बराबर उस पर कर्ज है। यह आंकड़ा खतरे की सीमा से ऊपर है क्योंकि सुरक्षित सीमा 33.3% मानी जाती है। अब कर्ज है तो इस पर ब्याज भी लगेगा। 2024-25 के बजट के मुताबिक बिहार सरकार ब्याज पर 20,526 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अगर हम इसे महीने के हिसाब से बांटें तो हर महीने करीब 1,710 करोड़ रुपए से ब्याज में जाते हैं। यह पैसा विकास के कामों में नहीं लग पाता। बिहार सरकार की कुल राजस्व आमदनी का 9% हिस्सा सिर्फ ब्याज में चला जाता है। इसके साथ वेतन पर 18% और पेंशन पर 14% खर्च होता है। अब आते हैं पुराने सवाल पर, नीतीश ने जो चुनावी वादे किए हैं उनको पूरा करने में कितना खर्च होगा। तो जैसा कि विशेषज्ञों का अनुमान है, महिला योजनाओं पर ही 40,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। यह आंकड़ा एक साल में बिहार में होने वाले विकास कामों के खर्च से भी ज्यादा है। 2024-25 में बिहार ने विकास के कामों के लिए सिर्फ 29,416 करोड़ रुपए रखे थे। मतलब एक ही योजना पर जितना खर्च होगा वो सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाने के पूरे खर्च से भी ज्यादा होगा। इसके अलावा दूसरे चुनावी वादे भी हैं, रोजगार, किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट। इन सबको मिलाकर कुल खर्च और बढ़ सकता है। इसीलिए तो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अब आता है सबसे मुश्किल सवाल, योजनाओं के लिए ये पैसा आएगा कहां से? क्या नीतीश कुमार और ज्यादा कर्ज लेंगे? लेकिन बिहार पहले से ही कर्ज की सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है और कर्ज लेने का मतलब होगा ब्याज का बोझ और बढ़ाना। क्या केंद्र से और पैसा मांगा जाएगा? बिहार की आमदनी का 73% केंद्र से आता है, लेकिन इस बार केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में भी करीब 5% की कमी आई है। तीसरा रास्ता है अपनी कमाई बढ़ाना। बिहार का अपना टैक्स कलेक्शन बहुत कम है। 2024-25 में बिहार की अपनी टैक्स आमदनी सिर्फ 54,300 करोड़ रुपए अनुमानित है। बिहार की जीएसडीपी का सिर्फ 5.6% ही टैक्स से आता है। दूसरे राज्यों के मुकाबले ये बहुत कम है। इसे बढ़ाना होगा, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। खर्च में कटौती भी एक ऑप्शन हो सकता है। विकास के कामों में कटौती करके फ्री स्कीम्स पर खर्च किया जा सकता है, लेकिन ये बिहार के भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देखा जाए तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन बिहार के खजाने की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बिहार पर 3,32,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर महीने 1,710 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। राजस्व का 41% वेतन, पेंशन और ब्याज में चला जाता है। ऊपर से 40,000 करोड़ के नए वादे पूरे करने हैं। यह आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अगले कुछ महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। क्या नीतीश और कर्ज लेंगे, क्या विकास के कामों में कटौती करेंगे, या फिर कोई नया रास्ता निकालेंगे?